Welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 26th September 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about legacy of शंकर देव. तो इस आर्टिकल में शंकर देव जी के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किए गए हैं. दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम APSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, खासकर जो अपकमिंग APSC प्रीलिम्स है उसके लिए. सो इस आर्टिकल के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम अभी देखेंगे. दिस टॉपिक इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 आसाम कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर. सो देखते हैं. सबसे पहले इस आर्टिकल में शंकर देव जी के एंसेस्टर्स के बारे में बताया गया है. तो देखो, देयर वाज एन अग्रीमेंट बिटवीन किंग ऑफ गौरा जो थे धर्म नारायण और किंग ऑफ कमाता जो थे दुर्लभ नारायण. और इन दोनों किंग्स के बीच के अग्रीमेंट के कारण ही 12 कायस्थ फैमिलीज वेयर सेंट टू कमाता. तो इन दो किंग्स के, गौरा किंग और कमाता किंग के बीच में एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट के बेसिस पे 12 कायस्थ फैमिलीज़ को कमाता में सेटल कराया गया. और इन कायस्थ फैमिलीज़ के जो लीडर थे, हेड थे, वो थे चांदीवर. और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने शंकर देव जी के फैमिली एंसेस्ट्रल हिस्ट्री शेयर की है. तो आप देख सकते हैं कि चांदीवर जी शंकर देव जी के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं. चांदीवर जी के सन हैं राजधर, राजधर के सन सूर्यवर, उनके फिर सन कुसुम्बर और फिर उनके सन हैं शंकर देव जी. तो जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं चांदीवर जी, ही केम and got settled into Kamata as a result of agreement between these two kings, Gora and गौरा किंग धर्म नारायण एंड कमाता किंग दुर्लभ नारायण. और जो दुर्लभ नारायण थे उन्होंने चंदीवर जी को टाइटल दिया था देवीदास का और इनको सेटल कराया था इन नगांव इन द बोरदोवा रीजन. तो आपको पता है कि शंकर देव जी का जन्म वहीं हुआ था, बोरदोवा रीजन के आसपास. तो वहाँ पे इनको सेटल कराया था इस किंग ने, ये कमाता किंग दुर्लभ नारायण ने. अब शंकर देव जी के बारे में ज़रा समझते हैं. देखो, शंकर देव जी ही वॉज बॉर्न इन 1449 एंड ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स एट वेरी यंग एज ऑफ 7. और उनकी देख रेख की है उनकी ग्रैंड मदर खरसूती ने. और इनके देख रेख में ही ग्रीव अप. एट द एज ऑफ 12 ही गॉट इनरोल्ड इनटू द टोल. समझो उस समय का स्कूल को हम लोग टोल कहते थे, टोल. तो ही गॉट इनरोल्ड इनटू अ टोल अंडर महेंद्र कंदली. ये सारे इन्फॉर्मेशन APSC PT पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमने आज की आर्टिकल से निकाला है. इन 1470 ही मैरिड टू सूर्यवती एंड देन अ डॉटर वॉज बॉर्न टू शंकर देव जी एंड सूर्यवती जिनका नाम रखा गया मनु. एट द एज ऑफ 32 इन 1481 ही वेंट फॉर हिज फर्स्ट पिलग्रिमेज. तो पहली बार वो धर्म यात्रा के लिए निकले इन द ईयर 1481 एट द एज ऑफ 32 विथ 17 अदर पिलग्रिम्स आफ्टर गेटिंग हिज डॉटर मैरिड टू हरिभूयान. तो अपनी बेटी मनु की शादी कराने के बाद ही सेट ऑफ फॉर हिज फर्स्ट पिलग्रिम. और 12 सालों बाद वो लौट के आए. तो 32 ईयर्स के एज में इन 1483 वो 81 वो निकले थे. 12 सालों बाद एट द एज ऑफ 44 वो लौट करके आए वापस से. और आफ्टर हिज रिटर्न ही लेड द फाउंडेशन ऑफ नियो वैश्वनिज्म इन आसाम. तो नियो वैश्वनाइट कल्चर आसाम में शंकर देव जी ने ही उसकी नींव रखी है, उसकी फाउंडेशन रखी है. तो नियो वैश्वनिज्म को ज़रा समझते हैं. नियो वैश्वनिज्म में दो टर्म है. नियो मतलब आप समझते हैं न्यू. इसको नियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले से असम के अंदर हिंदुइज्म था, लेकिन हिंदुइज्म वॉज स्लोली गेटिंग डीजेनरेटेड. उसमें तांत्रिसिज्म आ रहा था, ब्लैक मैजिक जिसको हम लोग काला जादू बोलते हैं. उसमें कई सारे इनह्यूमन प्रैक्टिस जैसे ह्यूमन सैक्रिफाइस, एनिमल सैक्रिफाइस, वो सब आ रहे थे. तो उसको रिफॉर्म किया शंकर देव जी ने, उसको रिवाइव किया. इसीलिए उसको कहा जाता है न्यू, एक नया कल्चर. पहले से हिंदुइज्म था लेकिन हिंदुइज्म की जो ओवरऑल क्वालिटी थी
और जो लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल था वो डिग्रेड हो गया था, तो उसको रिफॉर्म किया, उसके लिए इसका नाम रखा गया नियो। और वैसोनिज्म इसलिए बिकॉज हिंदुइज्म के अंदर भी अलग अलग सेक्ट है, तो वैसोनाइट सेक्ट को शंकर देव जी ने प्रमोट किया, फॉलो करते थे। वैसोनाइट सेक्ट में एक ही गॉड की पूजा होती है और वो होते हैं विष्णु, और उसमें ही अपोज द आइडिया ऑफ आइडल वर्शिप। ये जो नियो वैसोनाइट कल्चर प्रमोट किया शंकर देव जी ने, ये समझो तो कोई नया रिलीजन नहीं है, बट हिंदुइज्म के अंदर ही एक नया ट्रेंड है। जो पहले से तांत्रिसिज्म का ट्रेंड चल रहा था उसके अगेंस्ट एक नया ट्रेंड है। एंड दिस नियो वैसोनाइट ट्रेंड वाज अ ह्यूमनिस्ट ट्रेंड, अभी भी हमारे यहाँ पे है ह्यूमनिस्ट ट्रेंड। तो जैसा तांत्रिसिज्म था बिल्कुल उसका एग्जैक्टली अपोजिट नियो वैसोनाइट ट्रेंड था। तांत्रिसिज्म में कैसा है, ह्यूमन सेक्रीफाइस, ह्यूमन इंस्लेवेशन, और नियो वैसोनाइट बिल्कुल उल्टा, ह्यूमनिस्ट। यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर की बात की जाती थी, ह्यूमन इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात की जाती थी। और इसीलिए इस रिलीजन का नाम, इस नियो वैसोनाइट ट्रेंड का नाम दूसरे तरीके से भी रखा गया है, जैसे एक शरण नाम धर्मा, महापुरुषीय धर्मा, मतलब एक ही भगवान है, वही हेड है। उसके अलावा किसी भी इंसान को दूसरे इंसान को दबाने का अधिकार नहीं है। नो वन इज इंटाइटल्ड टू इंस्लेव, हरास और एक्सप्लॉइट एनी वन एल्स। सब लोग एक बराबर हैं उस भगवान के सामने। एंड शंकर देव टॉट द आइडिया ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स and accepted disciples from all religion, all tribes and all professions। अब देखो शंकर देव जी ने अपनी भक्ति को कंडक्ट करने के लिए, पूजा करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट शुरू किया, सतराज। सतराज आर कंसिडर टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ वैसोनाइट ऑर्गेनाइजेशंस। सतराज में पूजा पाठ होती है, हरि कीर्तन होती है, और सतराज के अंदर एक ऑर्डर होता है, एक हायरार्की होती है, जिसको हम लोग एक्लेसियल ऑर्डर कहते हैं, हायरार्की। 17 के जो हेड होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सत्राधिकार। दे आर ऑल्सो नोन एज गोसाई और महंत। उनके बाद फिर होते हैं भक्त, डिवोटीज, और फिर होते हैं शिष्य। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं 17 में। अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज की आर्टिकल में दिया हुआ है, उसको और ज़रा डिटेल में देखते हैं। दैट इज अबाउट वृंदाबनी वस्त्र, वृंदाबनी वस्त्र। तो देखो शंकर देव जी को शीला राय ने एक बार रिक्वेस्ट किया कि आप भगवान कृष्ण के बचपन के जो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी, जो भी क्रिया थी, उनको एक कपड़े में क्या आप उसकी इमेज बना सकते हैं? कैन यू वीव द इंटायर इमेजेस, इंटायर डिपिक्शन ऑफ द चाइल्डहुड ऑफ लॉर्ड कृष्णा ऑफ वृंदावन इन वन क्लॉथ? ऐसा रिक्वेस्ट किया शीला राय जी ने टू शंकर देव जी। उस टाइम में शंकर देव जी की एज 118 साल हो चुकी थी, और फिर भी शंकर देव जी ने इस चैलेंज को, या समझो एक इस मिशन को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, भगवान कृष्ण के जो भी क्रियाएं हैं बचपन की, जो वृंदावन में उन्होंने जो जो एक्टिविटीज़ की हैं, उनको वो एक कपड़े में सब सारे इमेजेस को डिपिक्ट करेंगे। और फिर ये मिशन स्टार्ट हुआ एट टटी कुची इन बोरपेटा, और ये वीविंग का मिशन स्टार्ट हुआ। ये मिशन 1 साल से भी लंबे समय तक चला, जिसमें प्रोफेशनल वीवर्स को हायर किया गया। ओवरऑल सुपरविजन शंकर देव जी के अंडर हो रहा था, लेकिन फिर एक और प्रोफेशनल वीवर को हायर किया गया, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मथुरा दास बुरहा आटा। और फिर 40 यार्ड लंबी एक ब्यूटीफुल टेपेस्ट्री, समझो कि एक क्लॉथ्स जिस पे इमेजेस बनाई हुई, इसको टेपेस्ट्री कहते हैं। 40 यार्ड लंबी, 40 गज लंबी एक इस तरह की टेपेस्ट्री बनाई गई, जिसको हम लोग कहते हैं वृंदाबनी वस्त्र। इस वृंदाबनी वस्त्र पे भगवान कृष्ण के बचपन के सारी क्रियाएं, सारे इमेजेस, सारी एक्टिविटीज़ को डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। अब ये जो वृंदावनी वस्त्र है, इसके कुछ एक हिस्से, कुछ एक पार्ट अभी भी लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। तो इस तरीके से ये देखो, ये है वृंदावनी वस्त्र। थोड़ा बहुत ख़राब हो गया है ज़रूर, क्योंकि इतने साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी भगवान कृष्ण के जो बचपन की क्रियाएं हैं वो इस वृंदावनी वस्त्र पे जो बनाया था शंकर देव जी के सर्विलेंस में, सुपरविजन में, वो अभी भी लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में है। The next article is taken from international segment. It is about Trump for Nobel Peace Prize. This topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. तो इस आर्टिकल की मदद से हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले नोबेल प्राइज़ के बारे में समझते हैं, फिर करंट न्यूज़ पे आएंगे।
तो देखो, नोबेल प्राइज़ दिया जाता है बाय एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जिसका नाम है नोबेल फाउंडेशन। इस नोबेल फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया गया था इन 1900। इसका हेड क्वार्टर है इन स्टॉकहोम, स्वीडन। और इस नोबेल फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करने के पीछे जिस इंसान का हाथ है वो है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने ये नोबेल फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया था। अल्फ्रेड नोबेल को हम लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ हिज इनोवेशन ऑफ डायनामाइट। तो ये जो एक्सप्लोसिव होता है डायनामाइट, जिससे कुछ चीज़ें उड़ा देते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए, पहाड़ों को उड़ा करके रोड बनाया जाता है, वो सब चीज़ें, वो डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल साहब ने डेवलप किया था, इनोवेट किया था। अल्फ्रेड नोबेल साहब अपने लाइफ के बिल्कुल जब लास्ट एज में पहुंच गए तो उन्होंने काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। और फिर उन्होंने उस पैसे को अपने विल में उन्होंने लिखा कि इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा टू गिव प्राइज टू पीपल फॉर एक्सेलेंस इन डिफरेंट फील्ड्स। तो उनके पास जो भी पैसा था उनको उन्होंने कहा कि अब अलग अलग फील्ड्स में जो लोग भी अच्छा काम करेंगे उनको प्राइज़ के तौर पे ये पैसा दिया जाना चाहिए। एंड फॉर दैट ही इस्टेब्लिश्ड नोबेल फाउंडेशन। और ये नोबेल फाउंडेशन आज भी उनके विल के हिसाब से जो लोग भी अलग अलग फील्ड्स में अच्छा काम करते हैं उनको नोबेल प्राइज़ देती है। और ये नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है सिंस द ईयर 1901। और नोबेल प्राइज़ 6 अलग अलग फील्ड्स में दिया जाता है, इन द फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। तो इन फील्ड्स में जो भी अच्छा काम करते हैं उनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। उन्होंने काफ़ी सारा पैसा, 1.8 बिलियन क्राउन्स आपको पता है स्वीडन, नॉर्वे, इन सब की करेंसी है। 1.8 बिलियन क्राउन्स पैसा वो छोड़ करके गए हैं फॉर नोबेल प्राइज़। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। तो नॉर्वे के एक लॉ मेकर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने इस साल 2020 के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया है फॉर नोबेल पीस प्राइज़। याद रखो, मिला नहीं है 2020-21 के लिए, जो इस साल है, जो आने वाला साल है, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया है। अभी तक उनको मिला नहीं है बट ही हैज़ बीन नॉमिनेटेड। और कौन से ग्राउंड पे नॉमिनेट किया गया वो भी ज़रा समझते हैं। ही हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज़ फॉर ईयर 2020-21 फॉर ब्रोकरिंग अ डील बिटवीन इजराइल एंड यूएई। तो आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील हुई है बिटवीन इजराइल एंड यूएई, जिससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में वेस्ट एशिया में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। और ये डील के पीछे डोनाल्ड ट्रंप हैज़ प्लेड एन पाइवोटल रोल, और इस कारण से उनको नॉमिनेट किया गया है बाय दिस नॉर्वेजियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर नोबेल पीस प्राइज़। देखते हैं उनको मिलता है या नहीं मिलता है। इनफैक्ट पहले बराक ओबामा को भी नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को ने अब क्या कहा है, डोनाल्ड ट्रंप किस कारण से ये न्यूज़ आर्टिकल आया है वो भी समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ही इज़ ऑलवेज रेडी फॉर प्रमोटिंग पीस, और इस कारण से जो इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है वहाँ पे भी वो मीडिएटर का रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं, वहाँ भी वो पीस प्रमोट करने के लिए तैयार हैं। ऑफ कोर्स इंडिया वुड नॉट लाइक दैट। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई भी फॉरेन मेंबर, फॉरेन पर्सन, फॉरेनर या लीडर इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करे। नाइदर चाइना वुड लाइक दिस, बट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिस कारण से ये आर्टिकल आया है। आई कवर दिस आर्टिकल ताकि मैं आपको नोबेल प्राइजेस के बारे में बता सकूं। इस नोबेल प्राइज़ के ऊपर, अल्फ्रेड नोबेल के ऊपर मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। अल्फ्रेड नोबेल इज़ बेस्ट नोन फॉर इनोवेशन ऑफ व्हाट। आप आराम से इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस आर टेलीफोन, एरोप्लेन, स्टीम इंजन, डायनामाइट। आपको जवाब तो पता ही होगा, यू कैन कमेंट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बट बाकी सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, टेलीफोन, एरोप्लेन या स्टीम इंजन, इनको किसने इनोवेट किया वो भी मैं यहीं आपको बता देता हूँ। देखो, स्टीम इंजन को इनोवेट किया है, सबसे पहले बनाया था इसको थॉमस सेवरी ने। जो बेसिक लेवल का बेसिक स्टीम इंजन है थॉमस सेवरी ने बनाया, बाद में उसको अपग्रेड करके मॉडर्न स्टीम इंजन बनाया जेम्स वॉट ने। और टेलीफोन आई होप आप सब जानते ही होंगे, ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया था इन 1876। और ये जो एरोप्लेन है दैट वाज इनोवेटेड बाय राइट ब्रदर्स। The next article is taken from economy segment. It is about Vodafone taxation case. This topic is important from our syllabus, paper 4, Indian economy point of view. तो सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। देखिए, वोडाफोन केस आपने कई दफ़ा न्यूज़ में देखा होगा, कई सालों से इशू चल रहा है। हम इस इशू को आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाते हैं। देखिए, 2017 में, पहले आप यहाँ आ जाओ, 2007 तक एक कंपनी थी, टेली कम्युनिकेशन की कंपनी थी, मोबाइल कंपनी आप कह लो, जिसका नाम था हचिसन एसआर लिमिटेड। इस हचिसन एसआर लिमिटेड कंपनी में
दो पार्टनर्स थे। एसआर लिमिटेड जो इंडिया की कंपनी थी उसके पास 33% शेयर्स थे, और दूसरा था हच जिसके 67% शेयर थे। और ये दो कंपनी, ये फॉरेन की कंपनी है हच जिसके 67% शेयर थे, और एसआर इंडिया की कंपनी थी जिसके 33% शेयर थे। और ओवरऑल ये जो हचिसन एसआर लिमिटेड कंपनी है, दोनों को मिलाकर के इन्होंने जो टेलीकॉम कंपनी बनाई थी, ये कंपनी वज रजिस्टर्ड इन केमन आइलैंड। तो एक ओवरऑल फॉरेन कंपनी थी हचिसन एसआर 2007 तक। लेकिन इन 2007 वोडाफोन ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, हचिसन एसआर कंपनी को टेक ओवर कर लिया, मतलब इसको खरीद लिया। तो उसके बाद से आप देखते होंगे हचिसन एसआर जैसी कोई कंपनी है नहीं वोडाफोन ने, क्योंकि इसको खरीद लिया। और वोडाफोन ने इसको खरीदने के बाद केमन आइलैंड की सरकार को थोड़ा बहुत टैक्स दे दिया। वैसे केमन आइलैंड इज़ नोन एज टैक्स हेवन, तो वहाँ पे कुछ खास टैक्स लगता नहीं है। तो केमन आइलैंड की सरकार को टैक्स दे दिया ऑन द ग्राउंड की ये जो कंपनी है हचिसन एसआर दैट वाज रजिस्टर्ड इन केमन आइलैंड। लेकिन फिर भारत सरकार ने भी टैक्स मांगा वोडाफोन से। भारत सरकार ने कहा कि इस हचिसन एसआर लिमिटेड, ओवरऑल तो ये हचिसन एसआर लिमिटेड केमन आइलैंड में बेस्ड है, रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका जो एक पार्ट है एसआर लिमिटेड वो तो इंडियन कंपनी है। तो इस कारण से भारत सरकार को भी टैक्स मिलना चाहिए इस पूरे ट्रांजैक्शन में। इस ट्रांजैक्शन में जिसमें वोडाफोन ने हचिसन एसआर लिमिटेड को ख़रीदा है, इसमें वोडाफोन ने केमन सरकार को टैक्स दे दिया, बिकॉज दिस कंपनी हचिसन एसआर वाज लिस्टेड इन रजिस्टर्ड इन केमन आइलैंड। लेकिन भारत सरकार ने टैक्स मांगा क्योंकि इसका एक पार्ट जो है दैट इज़ एन इंडियन कंपनी। नेचुरली दिस वाज चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। वोडाफोन ने टैक्स दिया नहीं, वोडाफोन ने भारत सरकार के इस डिसीजन को, इस टैक्स के डिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी टाइम तक ये केस चलता रहा, और फाइनली ये जो डिसीजन आया वो वोडाफोन के फेवर में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार इस केस में टैक्स नहीं लगा सकती, क्योंकि ओवरऑल ये जो कंपनी है ये केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड है, और ऐसा कोई भी भारत के अंदर, इंडिया के अंदर टैक्स लॉ नहीं है, कोई भी टैक्सेशन पॉलिसी नहीं है कि अगर कोई एक फॉरेन कंपनी बाहर में रजिस्टर्ड है और उसका एक पार्ट इंडियन कंपनी है, तो अगर वो कंपनी बिक जाती है तो बिकॉज वन पार्ट ऑफ दैट कंपनी इज़ इंडियन, उस ट्रांजैक्शन में जब वो कंपनी बिकती है तो उस ट्रांजैक्शन में भारत सरकार को भी टैक्स मिलना चाहिए। ऐसा कोई भी कानून था नहीं तब तक। देयर वॉज नो कानून, देयर वॉज नो लॉ टिल 2012 विच सेड कि अगर कोई इंडियन कंपनी एक पार्ट है फॉरेन कंपनी का और वो कंपनी बिकती है तो भारत सरकार का भी टैक्स बनना चाहिए। और इस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और डिसीजन अपना दिया वोडाफोन के फेवर में। तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने टैक्सेशन पॉलिसी ही बदल दी। भारत सरकार ने कहा कि हम टैक्सेशन पॉलिसी बदल रहे हैं और हम नया पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी ऐसी पॉलिसी नहीं है अभी तक, तो भारत सरकार ने कहा कोई बात नहीं। इन दिस रेस्पॉन्स भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के रिस्पॉन्स में भारत सरकार ने अपनी टैक्सेशन पॉलिसी ही बदल दी। उसने कहा एक नई टैक्स पॉलिसी आ रही है और उस टैक्स पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई भी फॉरेन कंपनी बिकती है और उसमें कोई भी एक पार्ट भारतीय कंपनी का, इंडियन कंपनी का है, तो इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलेगा। तो अब इस बार फिर वोडाफोन ने क्या किया, वोडाफोन ने टैक्स भरने के बजाय भारत सरकार के इस डिसीजन को, टैक्सेशन पॉलिसी जो भारत सरकार ने बदली थी, उस डिसीजन को जाकर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में जाकर के चैलेंज कर दिया, इन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाकर के वहाँ पे चैलेंज कर दिया। कौन से ग्राउंड पे चैलेंज किया गया है इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में? द ग्राउंड इज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। ये टर्म को हमें ध्यान से समझना है। क्या किया है भारत सरकार ने? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगाया है। कि मतलब देखिए, ध्यान से समझिए, ये ट्रांजैक्शन हुआ 2007 में, ठीक है, ये कंपनी बिकी वोडाफोन को 2007 में, और भारत सरकार ने ये पॉलिसी लेकर के आए 2012 में, और इसको रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पुराने डेट में जाकर के इसको अप्लाई कर दिया। अगर आपने आज ये पॉलिसी लाई है, 2012 में ये पॉलिसी लाए हैं, तो आने वाले सारे ट्रांजैक्शंस के लिए आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको रेट्रोस्पेक्टिवली लगाते हैं, मतलब पुराने डेट से लगाते हैं, तो ये जस्टिफाइबल नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। जब आप कोई भी टैक्स पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी पुराने डेट से लगाते हैं, आज आपने मान लो 26 सितंबर 2020 डेट है, आपने आज एक कानून बनाया कि जो भी ग्रीन सिग्नल को तोड़ेगा सड़क पे उसको 50,000 का फाइन भरना होगा, और आपने फिर बोला कि ये लॉ 2010 से एप्लीकेबल होगा।
तो इसको हम लोग कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिव। अब 2010 तक में जिसने भी फाइन भरा था सबको फिर वापस से आपको लेटर भेजना होगा कि आपका फाइन बढ़ गया है, 50,000 फाइन हो गया, आपको भरना होगा। सो दैट इज नोन एज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन या रेट्रोस्पेक्टिव पॉलिसी हमेशा क्रिटिसाइज की जाती है, अनफेयर मानी जाती है। रेट्रोस्पेक्टिव कोई भी पॉलिसी नहीं लानी चाहिए बिकॉज इट क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ टैक्स पेयर्स और द सिटीजन ऑफ द कंट्री, कि कभी भी सरकार कानून लाएगी और पुराना सारा नियम बदल देगी। सो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन नॉर्म्स के कारण कि इस तरह का नॉर्म्स नहीं लाया जा सकता है, वोडाफोन ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाकर के चैलेंज कर दिया भारत सरकार के इस डिसीजन को कि आप आज अगर ये कानून लेकर के आ रहे हैं, 2012 में लेकर के आए हैं, तो आने वाले टाइम के लिए लगाइए। यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी ऑन अ ट्रांजेक्शन दैट हैपेंड इन 2007। और अब ये रूल आया है। व्हाट इज़ द न्यूज़, ये भी देख लेते हैं। फाइनली ये इतने सालों से ये जज केस चल रहा था, 2007 में ये ट्रांजैक्शन हुआ, 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया इन फेवर ऑफ वोडाफोन। भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी बदल दी और वोडाफोन ने फिर भी टैक्स नहीं भरा। वोडाफोन ने जाकर के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस कर दिया। अब ये जो न्यूज़ आई है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी पीसीए ने भी वोडाफोन को सही साबित बताया है। पीसीए हैज़ गिवन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हैज़ गिवन इट्स रूलिंग इन फेवर ऑफ वोडाफोन। इट हैज़ सेड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट इम्प्लीमेंट रेट्रोस्पेक्टिव taxation policy and it cannot ask for tax from Vodafone company for a transaction that was done in 2007। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में भी समझ लेते हैं। मैं पहले भी इसके बारे में करा चुका हूं। देखिए, मैं पहले ही बता दूं कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को डिटेल में मैं करा चुका हूं इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 3 जुलाई 2020। वहां मैं डिटेल में बता चुका हूं डिफरेंस बिटवीन आईसीजे, आईसीसी एंड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। एक बार ब्रीफली यहाँ रिवाइज करते हुए चलते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो हेग, नीदरलैंड में इसकी ऑफिस है। और ये दुनिया भर के जो भी कोई डिस्प्यूट्स होते हैं गवर्नमेंट्स के बीच में या गवर्नमेंट कंपनीज़ के बीच में, कंपनीज़ के बीच में, उनके लिए एक ट्रिब्यूनल का काम करता है, मतलब उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। एंड दिस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन has been established under Hague Convention of 1899 and India has been signed and India has been party to this permanent court of arbitration that is under Hague Convention of 1899. Please attempt this practice question that is given on the basis of this topic. The next article is taken from Assam segment. It is about Anand Ram Dhekial Phukan. सो आनंद राम धेकियाल फुकान साहब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं असम हिस्ट्री और कल्चर के लिए। तो इनके बारे में इस आर्टिकल में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, उनको समझते हैं। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 6 असम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। सो आनंद राम धेकियाल फुकान, देखिए इनका जन्म हुआ था इन गुवाहाटी इन 1819 ऑन 24 अगस्त। और इनका पेन नाम था, पेन नेम वॉज अ नेटिव। पेन नेम का मतलब जिस नाम से वो लिखते थे, जब भी वो कुछ भी पैम्पलेट लिखते थे या जर्नल लिखते थे उसमें वो अपना नाम यूज करते थे, अ नेटिव। और ही हैज़ रोट ए बुक टाइटल्ड अ फ्यू रिमार्क्स ऑन असमीज लैंग्वेज। और ही हैज़ पब्लिश्ड बुक्स लाइक असमिया लॉर और मित्र, द असमीज बॉय कंपेनियन, एटीसी। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिश्ड बुक्स हैं। अभी देखिए आनंद राम ढेकियाल फुकान साहब का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इन असम हिस्ट्री, दैट इज़ अबाउट रिगार्डिंग फर्स्ट लैंग्वेज इशू इन असम। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो ये फर्स्ट लैंग्वेज इशू क्या है इसको ज़रा समझते हैं। देखिए 1836 में बंगाली वाज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन असम। तो इनिशियली असमीज लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इससे, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज है तो है, पीपल ऑफ असम एक्सेप्टेड इट। लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम क्या होने लगी, जितने भी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स थे, रिक्रूटमेंट्स थे, उसमें सारे के सारे बंगाली लोग आने लगे। तो एक तरह का मूवमेंट स्टार्ट हुआ असम के अंदर अगेंस्ट दिस फर्स्ट लैंग्वेज दैट वाज बंगाली इन असम। और ये मूवमेंट को लॉन्च किया, उसके सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोपाउंडर्स थे आनंद राम धेकियाल फुकान। इन्होंने पैम्पलेट्स लिखने शुरू किए, काफ़ी सारे पैम्पलेट्स लिखे। उस पैम्पलेट्स में वो जो नाम अपना यूज करते थे वो नाम रखते थे अ नेटिव, मैं यहाँ का आसाम का वासी हूँ, बस अपना नाम नहीं लिखते थे आनंद राम धेकियाल फुकान, लिखते थे अ नेटिव। और वो पैम्पलेट्स जगह जगह पे वो बांटते थे जिसमें वो स्ट्रांगली डिमांड करते थे कि असमीज लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज बनाया जाना चाहिए असम के अंदर। कई मिशनरीज ने भी उनको सपोर्ट किया, उन्होंने जर्नल भी लिखा। फर्स्ट असमीज जर्नल में अरुणोदय वॉज पब्लिश्ड इन 1846 अंडर डॉक्टर नाथन ब्राउन एडिटर। इसमें भी इनकी बातें
सारे आइडियाज़ इंक्लूड किए गए और फाइनली इनके सारे एफर्ट्स के कारण 1873 में असमीज़ वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम। तो ये है कंट्रीब्यूशन आनंद राम धेकियाल फुकान साहब का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम APSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Let us cover some important PT topics for upcoming APSC prelims. Topic number 49 is about Batadrava Than. It is a place of art and culture in Nagaon district of Assam. It was in news because of Assam Budget 2021, in which the government promised to develop this region as a center of art and culture for entire Northeast. The project cost is 188 crore rupees. In the first phase, 50 crore will be spent. Please attempt this question that is based on topic number 49. Topic number 50 is education related initiatives in Budget 2021 of Assam. 5 polytechnic colleges will be opened at Morigaon, Udalgiri, Tinsukia, Hailakandi and Chirang. Sati Sadhani University will be opened at Golaghat district. 2 new medical colleges will be opened at Sonari and Biswanath Charali. A new Ayurvedic college will be opened at Dudhnoi, Goalpara, and a new college will be opened at Kaliabor. Please attempt this question that is based on topic number 50. Topic number 51 is about Chubori Pakka Rasta scheme. The scheme has been brought to develop roads in the village areas, Pakka roads in the village areas started by Government of Assam. Under this, the Government of Assam will give an additional fund of rupees 20 lakh per kilometer to build roads. 200 kilometer roads will be built under this scheme and the total cost of this scheme will be rupees 400 crore. Please attempt this question that is based on topic number 51. This is the answer of question number 46 to 48 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा था इसका आंसर एक बार देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, म्यांमार. तो दूसरा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सितंबर मंथ इज सेलिब्रेटेड इन पोषण माह अंडर पोषण अभियान. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. पोषण अभियान इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ये स्टेटमेंट गलत है. पोषण अभियान इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. So the correct answer will be option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.